वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं अपोलो हॉस्पिटल्स की एनुअल रिपोर्ट को। इस वीडियो में करेंगे हम अपोलो हॉस्पिटल्स की एनुअल रिपोर्ट का एनालिसिस और उसके थ्रू जानेंगे कंपनी के फंडामेंटल्स को, बिजनेस को, वैल्यूएशंस को, फिनेंशियल्स को, पीयर कंपैरिजन्स वगैरह करेंगे और सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। और अगर आप देखोगे रिसेंटली अगर अपोलो हॉस्पिटल का जो लास्ट 1 मंथ में शेयर का लगभग 20 to 30% शेयर राइज देखने को मिला है। सो इस वीडियो में हम लोग उसके एनालिसिस पे हम लोग फोकस करने वाले हैं। कंपनी क्या करती है, कैसे क्या कमा रही है, वो सारी चीज़ों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो के एंड में मैं हमारा ओपिनियन शेयर करूंगा अपोलो हॉस्पिटल्स पे और ओवरऑल यहाँ पे हॉस्पिटल चेन इंडस्ट्री पे। अगर हम बात करें, कंपनी ने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट का नाम रखा गया है द एगिलिटी। इसका मतलब होता है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मतलब होता है कि रेस्पॉन्ड फास्टली एंड जो भी बिजनेस मार्केट और चेंजेस होते हैं उसको अडेप्ट करना और फटाफट से यहाँ पे रेस्पॉन्ड करना, उसे एगिलिटी कहा जाता है। चलिए, अगर अपन यहाँ पे फटाफट से बात करते हैं, यहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें दी है। सबसे पहले यहाँ पे मैसेज फ्रॉम चेयरमैन है। अगर मैं आपको बताऊँ तो मैसेज फ्रॉम चेयरमैन में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। सो ओवरऑल जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो काफ़ी नैरेटिव है। प्रताप रेड्डी जो कंपनी के चेयरमैन है, देखो अभी इन लोग ने 2-3 तरह की नई सर्विसेज यहाँ पे चालू करी, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। प्रो हेल्थ, जो कि यूनिक एंड टू एंड पर्सनलाइज प्रोएक्टिव हेल्थ मैनेजमेंट प्रोग्राम है जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एल्गोरिदम्स का यूज होता है। उसके बाद कंपनी ने यहाँ पे कवच करके लॉन्च किया था, जो कि बेसिकली इनके कोविड-19 से यहाँ पे जो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी ना उसको यहाँ पे ओवरकम करने के लिए बेसिकली यहाँ पे कंपनी ने कवच करके एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अपोलो 24/7 करके एक इनकी ऐप है जो कि बेसिकली डिजिटल हेल्थ केयर प्रोग्राम है जहाँ पे यहाँ पे अपोलो की सर्विसेज यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी ने 2-3 चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करी थी। उसके अलावा दे रिमेन ओवरऑल, यहाँ पे जो उनका कमेंट है वो ये बोल रहा है कि दे रिमेन ओवरऑल यहाँ पे पॉजिटिव है उनका ग्रोथ पे, बिकॉज इंडिया में अभी भी हेल्थ पेनिट्रेशन बहुत कम है। ठीक है, वो तो आप सभी को पता है, हर चीज़ में इंडिया का अंडर पेनिट्रेशन है ही। अगर आप देखें ये कंपनी कहाँ कहाँ से कमाती है तो 50% हेल्थ केयर सर्विसेज से कमाती है, 44% डिस्ट्रीब्यूशन फार्मेसी से कमाती है और अदर यहाँ पे जो अपोलो की हेल्थ सर्विसेज है उससे लगभग यहाँ पे ये कमाती है 6%। अदर सर्विसेज में बेसिकली इनके क्लिनिक्स वगैरह जो होते हैं डेंटल केयर वाले, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। अगर आप देखें हेल्थ केयर सर्विसेज का, अगर आप देखोगे ये सुपर स्पेशलिटी, सेकेंडरी केयर और टर्शरी में है। अगर अपन देखें इनके पास कितने ओन बेड्स है, इनके पास यहाँ पे 8,800 प्लस यहाँ पे बेड्स है। और वहीं पे अगर आप देखें 44 हॉस्पिटल्स के साथ ये इंडिया की लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है। वहीं पे कंपनी ने डे सर्जरी और उसके बारे में डिटेल्स दी, दैट इज डिफरेंट थिंग। कंपनी यहाँ पे 5 हॉस्पिटल्स मैनेज करती है, जिसमें से अगर आप मतलब समझो कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज जो होती है वो हॉस्पिटल ओन करती है बट मैनेज कोई और करता है, तो अपोलो हॉस्पिटल्स ऐसे काम यहाँ पे 5 हॉस्पिटल्स के लिए करती है। और उसी की तरह यहाँ पे कंपनी ने ओवरऑल यहाँ पे जो बेड्स वगैरह का नंबर दिया है, सो ये सारी चीज़ें होती है। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कंपनी के अंदर यहाँ पे जो टोटल डॉक्टर्स कितने हैं वो 12,000 प्लस हैं, नर्सेज वगैरह 14,000, पैराडेमिक्स मतलब बेसिकली कंपाउंडर्स वगैरह जो हो गए, और तो ये सारी चीज़ें। फिर वहीं पे अगर आप देखें लार्जेस्ट हॉस्पिटल चेन है और लार्जेस्ट ये फार्मेसी चेन भी है। अगर आप देखेंगे इनके टोटल यहाँ पे 4,118 फार्मेसी के यहाँ पे आउटलेट्स है, जिसका नाम अगर आपने देखा होगा अपोलो फार्मेसी के नाम से इनके आउटलेट्स है। वहीं पे इनके पास 50% मार्केट शेयर है। अगर अपन देखते हैं तो 50% अपना हेल्थ केयर से आता है, 44% अपना फार्मेसी बिजनेस से आता है। और फार्मेसी वाला जो बिजनेस है ना, फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, मेडिसिन बेचने का काम, ये सबसे ज़्यादा हाई अर्निंग बिजनेस है। इससे सबसे ज़्यादा मार्जिन आता है, इसका EBITDA मार्जिन भी हाई है और कम रेवेन्यू में ज़्यादा पैसा कमाता है। उसके बाद इनकी जो रिटेल है हेल्थ केयर नेटवर्क है, जिसके अंदर ये लोग क्लिनिक्स, शुगर क्लिनिक्स, डेंटल क्लिनिक्स और बर्थिंग सेंटर, स्पेक्ट्रा फैसिलिटीज, डायग्नोस्टिक सेंटर, डायलिसिस सेंटर वगैरह खोल के रखे हैं। अभी अगर आप देखोगे तो इनके इनके नंबर यहाँ पे कंपनी ने बताया कि 191 प्राइमरी क्लिनिक्स है, 22 डेंटल क्लिनिक्स और ये सब इस तरीके से यहाँ पे नंबर दिए। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल जो इनका कवरेज है मोस्टली सभी जगह पे है। और ये कुछ यहाँ पे कुछ की ऑपरेशनल फिगर्स है। 3,52,000 यहाँ पे इन लोग ने एडमिट किए थे और 42 लाख ऐसे कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे विजिट करके गए थे। 1,80,000 इन लोग ने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर वो किए हैं, चेकअप्स। उसके बाद 5,400 सर्जरी, न्यूरो सर्जरीज, रोबोटिक सर्जरीज, उसका डेटा है, लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट, बोन मैरो और ये सारी चीज़ें, रेडियोथेरेपी, फ्रैक्शंस, कीमोथेरेपी और हिप एंड नी रिप्लेसमेंट। बेसिकली जितनी भी कॉम्प्लेक्स तरह की यहाँ पे जो मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, वो यहाँ पे काम करती है। और अपन इसका अगर अपन डिटेल व्यू में भी देखेंगे, जब कंपनी एक एक सर्विस के बारे में बताता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी गई है कि कुछ तरह
कि यहाँ पे हार्ट और लीवर या फिर बहुत सारी जो कॉम्प्लेक्स सर्जरीज है उसमें कुछ ऐसा था जो इंडिया में पहली बार यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल ने किया है। मतलब वो सारी सर्विसेज, वो सारे ट्रीटमेंट पहले बाहर होते थे, बट इंडिया में पहली बार इन लोग ने किया है। फिर कंपनी का फाइनेंशियल स्नैपशॉट है, जिसमें अपन कंसोलिडेटेड पे बात करें तो यहाँ पर रेवेन्यू यहाँ पे पिछली बार से कम हुआ है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कोविड-19 का। अब आप बोलेंगे कोविड-19 में हॉस्पिटल्स तो अर्न कर रहे थे, बट नहीं, हॉस्पिटल्स आर नॉट अर्निंग दैट मच। अगर अपन यहाँ पे ऑन पेपर की बात करते हैं तो क्या हो रहा था, कोविड-19 इज डिक्लेयर्ड एज ए पैंडेमिक और उसको है ना रेगुलेटेड डिजीज थी, रेगुलेटेड यहाँ पे ट्रीटमेंट था। कोई भी हॉस्पिटल एग्जैगरेट चार्जेस नहीं लगा सकता था एज ऑफ नाउ, अगर आप ये देखते हो तो, ठीक है। और हर तरफ से यहाँ पे ना कोविड के लिए यहाँ पे कंट्रोल्स रहते थे, तो उसके कारण कोविड के कारण ओवरऑल बाकी अदर सर्विसेज भी यहाँ पे इंपैक्ट हो गई थी। बिकॉज अगर आपको मान लीजिए डायलिसिस वगैरह करवाना है या फिर आपको लिवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना है, इफ यू आर नॉट इन इमरजेंसी सिचुएशन, आप लोग हॉस्पिटल जाना अवॉइड करोगे बिकॉज ऑफ कोविड, तो उसका इंपैक्ट यहाँ पे रेवेन्यू पे दिखता है। और वहीं पे EBITDA भी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। इसके पीछे यही कोविड-19 का ही रीजन कंपनी ने दिया है। बट यहाँ पे क्या है, ओवरऑल यहाँ पे अब लोग बाग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो आने वाले समय में यहाँ पे जो FY22 के जो फिगर्स होंगे उसमें एक अपने को अच्छी खासी रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी बिल्कुल नजर आएगी। फिर फाइनेंशियल पोजीशन में अगर अपन देखें तो कंपनी की फिक्स्ड एसेट्स यहाँ पे कम हुई है। बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के अंदर अपने यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह वो सब आती है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे लोन फंड्स वगैरह कंपनी के पास कितना है, तो कंपनी ने बताया लोग, अगर आप देखोगे 63,500 लगभग यहाँ पे करीबन यहाँ पे इनका लोन फंड्स है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी की यहाँ पे जो बैलेंस शीट है उसके अंदर यहाँ पे जो लाइबिलिटीज़ वगैरह उसमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। सो कंपैरेटिवली यहाँ पे पिछले साल से यहाँ पे लाइबिलिटीज़ कम होती हुई दिखाई दी है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली कंपनी का जो इक्विटी है, इक्विटी पोर्शन यहाँ पे जो है बेसिकली शेयर होल्डर्स फंड जिसको अपन नेटवर्थ बोलते हैं, वो यहाँ पे 33,000 मिलियन से बढ़ के 46,000 मिलियन हुआ है। वैल्यू क्रिएशन की बात करें, कंपनी ने यहाँ पे कुछ यहाँ पे अदर रेशोज बताए, बेसिकली बेड काउंट वगैरह कितने हैं, तो 10,000 बेड काउंट है, उसमें ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, 55% यहाँ पे बेड्स ऑक्यूपाइड थे। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू कंपनी ने बताया है। EBITDA डेब्ट टू इक्विटी रेशियो अभी 0.60 है, जो कि एक डिसेंट है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक बहुत ही खतरनाक राइज देखने को मिला है अभी अगर आप देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस वापस दी गई है। अभी इसके अंदर अगर अपन देखें आउट पेशेंट डिस्चार्जेस, एवरेज यहाँ पे जो डेज वगैरह होते हैं, कितने लोग यहाँ पे रुकते हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पर डे पर जो पेशेंट होता है वो यहाँ पे बताया 40,000 रुपीज़ का होता है। उसके बाद यहाँ पे एवरेज जो यहाँ पे एक लेंथ ऑफ स्टे रहता है ALOS को जिसको बोला है, तो 4 दिन एक आदमी यहाँ पे रुकता है। फिर फार्मेसी के अकाउंट बताएं, फार्मेसी रेवेन्यू वगैरह कंपनी ने बताया है। उसके बाद यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो पेशेंट सेंट्रिक, अब ये सब नैरेटिव कमेंट्स है, जिसमें से 24/7 वाले जो मैंने ऐप के बारे में बताया, बेसिकली वो ओमनी चैनल यहाँ पे है, जहाँ पे सभी तरह की सर्विसेज यहाँ पे फिजिकल और यहाँ पे डिजिटल मोड के थ्रू यहाँ पे दी जा सकती है। हेल्थ केयर की बात करें, बट उसको अभी भी और ज़्यादा यूटिलाइज करना बाकी है। 71 हॉस्पिटल्स हैं और अगर अपन देखें 10,209 बेड्स है, तो ये सारी चीज़ें अब इसमें यहाँ पे सब नैरेटिव कमेंट्स है, ये आप इनका देख सकते हो। बेसिकली कहाँ इनके हॉस्पिटल्स है, तो मोस्टली जो इनके हॉस्पिटल्स है यहाँ पे सभी स्टेट में लगभग यहाँ पे इन लोग ने कवर किया है, ठीक है। और अगर अपन देखें अंडमान में भी इन लोग का एक हॉस्पिटल है, तो दे हैव बीन कवर। अब JCAI और यहाँ पे NUP क्या होता है, बेसिकली JCAI एक है ना US का बेसिकली एक्रेडिशन है। तो बेसिकली एक्रेडिशन का मतलब हुआ बेसिकली कंपनी यहाँ पे अपने कुछ हॉस्पिटल्स और बेसिकली जगह को यहाँ पे है ना JCI और NUP का एक्रेडिशन मिला हुआ है। इसके मतलब ये हुआ कि यहाँ पे US सर्टिफिकेशन वगैरह जो होते हैं ना, बेसिकली वो यहाँ पे एक्रेडिशन दिए, वो हॉस्पिटल इतना अच्छा है कि भाई उनको JCI ने एक्रेडिशन दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अब कंपनी तरह तरह की डिजीज़ पे बात करी, जैसे कार्डियक साइंसेस वगैरह, तो कार्डियक्स के कितने यहाँ पे कार्डिशियंस वगैरह हैं। उसके बाद हार्ट सर्जरीज कितनी करी है, कितनी जगह कार्डियक रिलेटेड यहाँ पे हेल्थ ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर ऑर्थोपेडिक्स वगैरह की बात करिए, ऑर्थोपेडिक्स के नंबर कितने, रिप्लेसमेंट कितनी, सर्विसेज कहाँ मिलती है। ऑन्कोलॉजी बेसिकली कैंसर है, तो उस पर बात की गई। और हमने अपने टेलीग्राम पर भी डाला था और इंस्टाग्राम पर भी डाला था कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन कंज्यूम होती है वो ऑन्कोलॉजी पे होती है, ठीक है। फिर रोबोटिक ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम वगैरह उस पर यहाँ पे बात की गई है, ट्रांसप्लांट वगैरह, डायग्नोस्टिक्स और वो सब चीज़ें होती है। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे ये कंपनी ने बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें बताई गई है। फिर न्यूरो साइंसेज जो बेसिकली ब्रेन रिलेटेड होता है, फिर यहाँ पे ट्रांसप्लांट्स वगैरह हो गए, तो इस तरीके से यहाँ पे कंपनी दिखाई जाती है। फिर एमरजेंसी के बारे में बताया कि कहाँ पे एमरजेंसी वगैरह की चीज़ें हुई है। और यहाँ पे है ना कुछ केसेस भी बताया कि कंपनी ने रोबोट के थ्रू यहाँ पे ये सब किया था। लगभग अभी 750+ इन लोग ने रोबोटिक सर्जरीज करी लास्ट टाइम पे। प्रिवेंट हेल्थ चेकअप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फोरकास्ट है कि 80% डेथ्स जो होती है वो यहाँ पे बेसिकली नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है, और 80% यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिजीज को प्रिवेंट किया जाता है अगर उसको यहाँ पे प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के लिए थ्रू ट्रीट किया जाए। अच्छा, अभी वही अगर अपन देखें तो यहाँ पे एक दो चीज़ें और भी है।
ये कंपनी का वो जो WHO का ही है, ये पूरा का पूरा डेटा वही बताता है कि यहाँ पे कैसे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से आप यहाँ पे अपनी बेसिकली हेल्थ को सही रख सकते हो। तो वो डेटा कंपनी ने दिया कि ओवरऑल यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने के लिए, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। फिर यहाँ पे जो इनका प्रो हेल्थ करके प्रोग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 22 मिलियन हेल्थ चेक्स के थ्रू बनाया गया है और मेडिकल एक्सपर्ट्स वहाँ पे काम करते हैं। तो बेसिकली वो पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है और वो सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे कंपनी ने क्या दिया है, बेसिकली कुछ पैरामीटर्स लिए हैं। अगर आप देखोगे बेसिकली यहाँ पे बहुत अजीब अजीब तरह के यहाँ पे पैरामीटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री स्पेसिफिक है। फॉर एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, एंजियोप्लास्टी अगर आप कराते हैं तो एक आपको यहाँ पे एवरेज लेंथ कितना रुकना पड़ता है, तो बेंचमार्क क्या है 2.5 डेज, और यूएस का जो नेशनल एवरेज है अभी वो अगर आप देखोगे 2.69 है। तो वो बेसिकली कंपनी ने यहाँ पे अपना ये एवरेज वगैरह दिया है कि इनका कितना है और क्या क्या है, तो वो सब चीज़ें हैं। कुल मिला के इसका मतलब ये हुआ कि 2.5 डेज बेंचमार्क है यूएस के अंदर, और यहाँ पे इंडिया में 2.7 डेज रुकते हैं। अब आप ये कह सकते हो कि अगर आज कस्टमर ज़्यादा दिन रुकता है तो इनका रेवेन्यू ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद यहाँ पे इन लोग का एक क्लिनिकल इनोवेशन करके एक यहाँ पे टीम है जो कि ये काम करती है, जिसका नाम है अपोलो क्लिनिकल इनोवेशन ग्रुप। उसकी कितनी मीटिंग्स हुई थी, क्या क्या हुआ था, तो लगभग उन लोग ने 32 इनोवेशंस प्रपोजल किए हैं। तो वो सब चीज़ें, फिर इन लोग ने 3D यहाँ पे प्रिंटिंग का यूज़ करके यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करी थी, जिसका मेनली यूज़ यहाँ पे ऑर्थोपेडिक के अंदर किया गया था। तो 3D प्रिंटिंग इज़ अनदर टेक्नोलॉजी विच दे आर वर्किंग ऑन। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर यहाँ पे क्या क्या कंपनी ने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया, तो मेल फिल इन्फर्निटी जो भी, मतलब ये अब है ना सारी वो चीज़ें बताई जा रही जो अपोलो हॉस्पिटल ने इंडिया में पहली बार करी है। ठीक है। उसके बाद कंपनी के होम विजिट और होम पार्टनरशिप प्रोग्राम है, जहाँ पे आप बेसिकली होम विजिट के अंदर क्या होता है कि आदमी को यहाँ पे जो ट्रीटमेंट वगैरह है वो वहाँ पे दिया जाता है। होम पार्टनरशिप प्रोग्राम मतलब क्या होता है कि एक ऐसे आदमी को यहाँ पे ट्रीटमेंट देना है जो बहुत ज़्यादा लंबा जो ट्रीटमेंट होता है, जो मतलब सालों साल का ट्रीटमेंट होता है, वो हॉस्पिटल में नहीं रुक सकता, तो उसे होम पार्टनरशिप ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ सर्विसेज। फिर कुछ अदर सर्विसेज इनकी टेली क्लिनिक एंड डॉक्टर ऑन कॉल। तो ये जितनी भी सर्विसेज है ना, मोस्टली यहाँ पे ये सब कोविड-19 के कारण ही चालू की गई थी, और कोविड-19 में ही इसका यहाँ पे ना जम देखने को मिला था। सो ये सारी चीज़ें हैं। फिर कंपनी ने अपने बेड मिक्स के बारे में बताया, कितने किस तरह के उनके बेड्स हैं, तो आईसीयू बेड्स कितने हैं, सिंगल रूम कितने हैं, डिलक्स। फिर ये कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह डायग्नोस्टिक और उसके बारे में, जहाँ पे कंपनी ने बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करी है। अपन ने बहुत सारी आईटी स्टॉक्स के रिव्यू में देखा है कि हेल्थ केयर के अंदर जो बेसिकली टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ता आ रहा है। तो वो उसी की तरफ यहाँ पे कंपनी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और वो सब चीज़ें बताई है। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज भी अगर अपन बैंक देखते हैं तो बैंक के अंदर बहुत सारी चीज़ें अभी टेक्नोलॉजी के थ्रू होने लग गई है। ठीक है, बैलेंस चेक वगैरह और बहुत सारी चीज़ें। बट आज भी अपने को हॉस्पिटल का अगर कोई भी काम होता है तो अपने को हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। ठीक है, अभी अपना इतना इंडिया में डेवलपमेंट नहीं है हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी के अंदर कि आप घर बैठे बैठे आपका काम हो जाए। कोई भी दवाई वगैरह चाहिए तो आपको जाना ही पड़ेगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे ई फार्मेसी का यूज़ भी अभी थोड़ा टाइम से बढ़ रहा है, बट इतना नहीं बढ़ा है जितना अपना बैंकिंग सेक्टर डेवलप्ड है उतना नहीं है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ है बेसिकली इसके अंदर एक बहुत बड़ा इवॉल्विंग फैक्टर ये है कि आने वाले टाइम में अपने को यहाँ पे सभी तरह के यहाँ पे जो हेल्थ केयर चीज़ें हैं उसका टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो उसका एक यहाँ पे इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे बड़ी कंपनीज होंगी वो ऑब्वियसली दे विल मेक अ बेटर यूज़ ऑफ दीज टेक्नोलॉजी। अगर आप देखोगे जो ब्रांडेड हॉस्पिटल्स होते हैं इनके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा होती है, और अपने जो अनऑर्गेनाइज हॉस्पिटल्स होते हैं उनके अंदर इतनी नहीं होती है। ठीक है, ब्रांडेड हॉस्पिटल्स का मतलब ये हुआ फोर्टिस और अपोलो वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो। अच्छा, फार्मेसी का यहाँ पे कंपनी ने बताया कि ये फार्मेसी के अब बिजनेस के बारे में बात कर रहे हैं, जिससे जो यहाँ पे रेवेन्यू यहाँ पे कमाया जा रहा है वो यहाँ पे 7.5% का EBITDA मार्जिन है, और 3,680 मिलियंस का यहाँ पे इन लोग ने रेवेन्यू कमाया है। फिर यहाँ पे कंपनी की बताई है कि 700 सिटीज़ में है, 20 स्टेट्स के अंदर है, और यहाँ पे जितने स्टोर्स है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ वगैरह, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका बहुत अच्छा है, 51% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। अभी अगर अपन देखिए रिसेंट में कंपनी एक मेड प्लस करके जो कि सेकंड लार्जेस्ट रिटेल मतलब फार्मेसी चेन है, उसने अपने यहाँ पे IPO वगैरह फाइल किया है, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें मिली, जिससे ये पता पड़ता है कि बेसिकली ये जो रिटेल फार्मेसी वाला बिजनेस है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे बेसिकली बेनिफिशियल है। फिर अपोलो क्लिनिक्स वगैरह है, अपोलो शुगर जो मैंने आपको बताया था, डेंटल, क्रेडल और डायग्नोस्टिक्स, स्पेक्ट्रा, डायलिसिस, फर्टिलिटी, तो इस तरह के यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे हॉस्पिटल्स अपन देखते हैं ना वो होते हैं। तो ये सारी चीज़ें। फिर अपोलो 24/7 के बारे में बात की गई है, और अब ये कैसे कंपनी काम करती है तो वो यहाँ पे बताया कि फिजिकल नेटवर्क और डिजिटल सर्विसेज को यहाँ पे कैसे दिया जाता है, डॉक्टर असिस्टेंस वगैरह। और इसके जो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 30x ग्रोथ देखने को मिली है मार्च 20 से लेकर मार्च 21 के बीच में। तो ये तो सारी चीज़ें। फिर अपोलो 24/7 के बारे में बताया गया क्या क्या इन लोग ने काम किया है, कितनी डिलीवरीज करी है, कितने वर्चुअल कंसल्टेशंस वगैरह करे हैं, जो कि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो ये तो आपको पता ही है कि यहाँ पे बेसिकली इसका यहाँ पे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस पर जो रजिस्ट्रेशन है अभी 66 लोगों ने लगभग रजिस्ट्रेशन कर लिया है।
तो बेसिकली अपोलो का यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चल रही है, डायग्नोस्टिक्स, रजिस्ट्रेशन वगैरह, तो वो सब नैरेटिव फिगर है। हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में अभी हॉस्पिटल सर्विसेज में क्या क्या कितनी एम्बुलेंस वगैरह और वो सारी चीज़ें। कोविड ऑक्यूपेंसी इन द जो हॉस्पिटल थी इनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी मार्च 21 में, अगर आप देखें जब सेकेंड वेव का समय आया था, ठीक है। फिर अपोलो डायग्नोस्टिक्स के बारे में बताया गया है, फिर अपोलो फीवर क्लिनिक्स हैं, इस तरह की यहाँ पे चीज़ों पे यहाँ पे कंपनी लगातार यहाँ पे हर एक एक सर्विस को लेके बता रही। कोविड मैनेजमेंट में कंपनी ने क्या क्या किया है, तो वो सब चीज़ें कितने यहाँ पे टेस्ट किए हैं, कितने यहाँ पे ओवरऑल चीज़ें की है। देखो अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बेसिकली यहाँ पे डॉक्टर ऑन कॉल के बारे में भी बताया गया है कि डॉक्टर ऑन कॉल किस तरह की सर्विसेज है, तो उसके अंदर भी सर्च देखने को मिला है। ये सब डिजिटल सर्विसेज है ना। अभी कोविड के कारण यहाँ पे एक और जो चीज़ देखने को मिली थी, जो टेस्ट वगैरह की जो प्राइस थी वो शुरू में बहुत ज़्यादा थी, अब बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है, ठीक है। और बीइंग अ रेगुलेटेड सर्विस अब उससे ज़्यादा इतना बिजनेस भी नहीं होने वाला, ठीक है। एटलीस्ट वहाँ पे रेवेन्यू तो नहीं जनरेट होता है, ठीक है ना। कोविड-19 के कारण रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, बट यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे है ना एक अवेयरनेस जनरेट हो चुकी है। तो यहाँ कंपनी ने कुछ दो बिजनेस अरेंजमेंट के बारे में बताया। बेसिकली बीच में इन लोग ने 2018 में अपना फार्मेसी यूनिट का बिजनेस एक APL करके एक कंपनी को दे दिया था। फिर इन लोग ने एक बॉस्टन हॉस्पिटल्स बेसिकली एक्वायर किया था, तो उसके बारे में बताया गया है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। उसके बाद एक नया बिजनेस अंडरटेकिंग इन लोग ने किया है, उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली कंपनी एक और यहाँ पे बिजनेस ट्रांसफ़र कर रही है अपनी एक ग्रुप एंटिटी में, अपोलो हेल्थ को करके एक बेसिकली कंपनी है, उसको यहाँ पे अपना ये अपोलो 24/7 और फार्मेसी वाला बिजनेस यहाँ पे बेच रही है। अब इससे बेसिकली क्या हो सकता है, वैल्यू क्रिएशन हो सकती है, और आने वाले टाइम में अगर केवल अपोलो फार्मेसी का यहाँ पे IPO लाना रहा और या फिर अपोलो 24/7 का, तो वो भी लाया जा सकता है। लास्ट ईयर कंपनी ने ₹3 का डिविडेंड यहाँ पे अनाउंस किया था, तो वो अब यहाँ पे कंपनी की बहुत सारी सब्सिडीज़ वगैरह है, तो जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। छोटी मोटी सब्सिडीज़ वगैरह, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह अभी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने कोई खास वगैरह कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया नहीं है। QIP जरूर है कि इन लोग ने इशू किया था अभी थोड़े टाइम पहले, जहाँ पे ₹2511 पे शेयर प्राइस अलॉट किए गए थे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स को, तो वो एक QIP वगैरह किया था। फिर यहाँ पे अगर अपन देखें कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो यहाँ पे प्रमोटर्स ने अपना थोड़ा बहुत स्टेक बेचा था। अगर आप देखोगे प्रमोटर्स का अभी 30.81% का स्टेक है, जो पिछले साल था, अभी यहाँ पे 29.82 हो गया है। उसके बाद पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी अगर अपन देखें तो अच्छी खासी यहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डिंग है, और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड्स भी हैं, तो बीइंग वन ऑफ द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अच्छा, यहाँ पे कंपनी ने एक और जो डेटा जनरली कंपनी देती है कि कितने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कितने शेयर्स होल्ड करके बैठे हैं, तो वो बेसिकली डेटा यहाँ पे है नहीं कि मतलब है ना 1000 से ज़्यादा वाले कितने हैं, तो वो यहाँ पे डेटा कंपनी ने दिया नहीं है। अब यहाँ पे कंपनी ने बेसिकली मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसमें मोस्टली एक ही बात बार बार बताई गई है। एक तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बताई गई है, दूसरा यहाँ पे इंडिया में जो हेल्थ पेनिट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा कम है अभी भी। अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो यही बात बोल रहे हैं कि इंडिया में अभी भी हेल्थ पेनिट्रेशन कम है। फिर तरह तरह के डेटा दिए कि रूरल में क्या है, अर्बन में क्या है, कौन कौन सा हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल कितना खर्च करता है, पब्लिक कितना करता है, सरकार की क्या क्या स्कीम्स आई थी। तो लास्ट ईयर कंपनी ने बहुत सारी स्कीम्स निकाली थी, इंद्रधनुष और अपना आयुष्मान, नेशनल हेल्थ पॉलिसी वगैरह, इन सभी का यहाँ पे बेसिकली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा है। और हेल्थ केयर का जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। अगर अपन देखें लास्ट बजट में भी हेल्थ केयर का अगर आप देखोगे तो बजट बहुत ज़्यादा था, तो वो सारी चीज़ें हेल्थ केयर, रिसर्च, न्यूट्रिशन और वो सब चीज़ों पे यहाँ पे अभी सरकार का एक तो आउटलुक बदल गया है। फिर यहाँ पे आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना अनाउंस की गई थी, कोविड-19 वैक्सीन वगैरह, और वो सब चीज़ें जितनी भी थी ना वो यहाँ पे बताई गई थी। फिर यहाँ पे अगर आप देखें इंडियन का जो हेल्थ इंडस्ट्री का जो यहाँ पे ट्रेंड है, वो आने वाले समय में 17% की CAGR ग्रोथ से यहाँ पे बढ़ने की उम्मीद है। फिर वहीं पे हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स, इंश्योरेंस, टेलीमेडिसिन, मेडिकल टूरिज्म, जिसका यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिया में एक बड़ा हब बन सकता है। देखिए लगातार यहाँ पे इंडिया के जो ट्रीटमेंट्स और जो वर्ल्ड क्लास जो चीज़ें हो रही है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बट US में आज आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट महंगे होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जा रहे हैं जो बाहर से इंडिया में आ रहे हैं। तो मेडिकल टूरिज्म इज़ वन ऑफ द यहाँ पे लीडिंग सोर्स हो सकता है, जब कोविड-19 के रिलेटेड यहाँ पे जो बेनिफिट्स है, जो बेसिकली कब्ज लगाए गए हैं, वो यहाँ पे हट जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपनी तरह तरह की चीज़ें बता रही है, जैसे कि पर हेल्थ एक्सपेंडिचर कितना है GDP का, इंडिया में अभी भी बहुत कम है, ठीक है। और इनएडुकेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत कम डॉक्टर्स, बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस वगैरह है, तो वो सब चीज़ें, नंबर ऑफ फिजिशियंस भी यहाँ पे इंडिया में कम है। और इंडिया की हेल्थ केयर इंडस्ट्री में अभी भी यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव आउटलुक है। उसके पीछे क्या है, एक तो अंडर पेनिट्रेशन है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, मेडिकल ट्रैवल वैल्यू ऑफ ट्रैवल बढ़ रहा है, और नेचर ऑफ डिजीजेज बढ़ रही है, और कैपिटल इनकम और इनकम इनइक्वालिटीज़ बढ़ रही है। तो वो सब चीज़ों पे यहाँ पे कंपनी ने बताया है, तो वो पूरा यहाँ पे आपको MDA के अंदर दिखेगा।
इंडिया में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह बहुत कम है, वो आप सभी को पता है। ठीक है, फिर कंपनी यहाँ पे स्वाट क्या है, देखो कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, एक तो बहुत बड़ा नेटवर्क है, ब्रांड वगैरह है और मेडिकल टीम वगैरह भी, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफरिंग्स है, और यहाँ पे बेसिकली इनके पास टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा वो है। पूरी जो की वीकनेस क्या है कि एक तो ये बहुत बड़ी जो इंडस्ट्री है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल इंसेंटिव है, डॉक्टर्स वगैरह की कमी हो सकती है। अभी एक अगर डॉक्टर छोड़ के दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर ले या खुद का क्लिनिक स्टार्ट कर ले तो इनका बहुत बड़ा बिजनेस यहाँ पे इंपैक्ट हो सकता है, अगर वो डॉक्टर नाम ही होगा तो। फिर वहीं पे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा होती है, हिट्रोजेनस मार्केट होते हैं, हर जगह की डिमांड बिल्कुल बिल्कुल अलग होती है। अगर आप देखोगे पंजाब में किसी को अगर ट्रीट करना है और वहीं बैंगलोर में किसी को सेम डिजीज के लिए ट्रीट करना है, देयर विल बी अ ह्यूज इंपैक्ट, बिकॉज पंजाब के जो लोग हैं वो एक स्ट्रॉगर है, बट बैंगलोर के लोग कंपैरेटिवली यहाँ पे वीकर है। तो बेसिकली वो जगह के हिसाब से, क्लाइमेटिक चेंजेस के हिसाब से भी यहाँ पे हेट्रोजेनस मार्केट है। अपॉर्चुनिटीज क्या है, मेडिकल वैल्यू ट्रैवल जो कि मेडिकल टूरिज्म, और डेमोग्राफिक्स बदल रहे हैं, और तरह तरह की यहाँ पे जो डिजिटल सॉल्यूशंस है वो इनके लिए है, और फॉर्मेट्स और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बदलती जा रही है। हेल्थ केयर और वेलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं लोग बाग। और वहीं पे अगर अपन देखें तो थ्रेट्स क्या है इनको, एक तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्टीज हेल्थ केयर इनका बहुत बड़ा यहाँ पे वो है। उसके बाद यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ स्किल मैन पावर है, गवर्नमेंट रेगुलेशंस वगैरह बढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट अब यहाँ पे कंट्रोल कर रही है। देखिए एक और चीज़ समझनी चाहिए कि जहाँ सरकार यहाँ पे अब बेसिकली बजटरी अपना एक्सपेंस बढ़ा रही है, तो बेसिकली सरकार इन चीज़ों को यहाँ पे कंट्रोल भी करेगी। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे सरकार केवल इनको पैसा देती जाएगी हेल्थ केयर के लिए। अब जितना ज़्यादा सरकार इसके हेल्थ के बारे में सोचेगी, उसके बारे में रेगुलेशन और रूल्स भी लाएगी, तो उसका एक नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। फिर अब वही सारी चीज़ों का बेसिकली यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, और इनके आने वाले स्ट्रेटेजिक फोकस एरियाज में से एक तो ये है कि एक तो डाइवर्सिफिकेशन करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज पे काम करना है, और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह, और तरह तरह की यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स वगैरह करनी है। तो वो सारी चीज़ें हैं। अब ये इनकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, इसमें अभी बेसिकली पीपी वगैरह जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर लीज एसेट्स है, तो ये ऊपर की दो तो वो हो जाती है। फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है वो भी एक इंपॉर्टेंट बात होती है, इससे पता पड़ता है कंपनी एक्सपेंशन वगैरह कितना कर रही है। तो एक डिसेंट यहाँ पे लगभग अभी यहाँ पे 2000 मिलियन का यहाँ पे इनका एक कैपेक्स वगैरह है। ठीक है, कंपनी के पास कैश बैलेंस वगैरह कितना पड़ा है तो वो अपने को यहाँ पे बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस से पता पड़ जाएगा। तो एक अच्छा खासा हेल्दी कैश बैलेंस है, बट कंपनी के पास उतनी लाइबिलिटीज़ भी है। अगर अपन देखें एक कंपनी की नॉन करंट और करंट लाइबिलिटीज़ भी काफ़ी ज़्यादा है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे लाइबिलिटीज़ यहाँ पे पिछली बार से तो कम हुई है, बट एक यहाँ पे आप डिसेंट यहाँ पे लाइबिलिटीज़ है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस मैंने आपको बताया था, कोविड-19 के कारण बहुत ज़्यादा इंपैक्ट आ गया था और एक्सपेंस वगैरह भी बढ़ गए थे, और जो कैश फ्लोज है उसमें भी एक वर्किंग कैपिटल पे एक बहुत बड़ा इंपैक्ट देखने को मिला था। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ से जो अगर आप देखोगे तो लगभग इनका जो नेगेटिव कैश फ्लो रहा है 8700 मिलियन का, बेसिकली इतना लगभग कंपनी ने अपने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह किए हैं। फिनेंसिंग से इनका जो कैश फ्लो रहा है वो भी नेगेटिव रहा है, बेसिकली कंपनी ने अपने कुछ यहाँ पे बोरिंग्स वगैरह का रीपेमेंट किया है थ्रू देयर QIP इशू। तो ये कंपनी की सेगमेंट रिपोर्टिंग है, जिसमें मैंने आपको बताया था ये कंपनी यहाँ पे कितना प्रॉफिट जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा जो बेसिकली ये हाई अर्निंग बिजनेस है रिटेल फार्मेसी, हेल्थ केयर वाला ठीक ठाक है, क्लिनिक्स एंड अदर्स वाला बहुत ही नॉर्मल है। तो ये वाला जो रिटेल फार्मेसी और फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है बहुत बड़ा है, और इससे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू और यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट होता है। तो बेसिकली ये आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर सेगमेंट एसेट लाइबिलिटीज़ में भी अगर अपन देखें तो अगर आप देखोगे रिटेल फार्मेसी तो अभी बेसिकली बिजनेस वो उन लोग ने उसको वो कर दिया, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन करके अभी इसको अपने इसमें डाल दिया, अदर्स वाले में, या फिर इसमें अपन जो फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन है उस बिजनेस में लेके आ गए हैं। ठीक है, तो उस तरीके की यहाँ पे चीज़ें हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको ये बताने के लिए लाया हूँ कि यहाँ पे अपना फार्मेसी का जो बिजनेस है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। कुछ इंपॉर्टेंट रेशोज़ की बात करें, इनका पी 116 का चल रहा है जो कि काफ़ी हाई है। पीजी रेशो नेगेटिव है। प्राइस टू बुक रेशो अगर आप देखते हो तो 14 का, EV टू EBITDA रेशो 41 है। एक काफ़ी ज़्यादा अगर आप देखोगे तो बेसिकली ROE ROC भी इनका मतलब सिंगल टर्म्स में है। तो अगर आप देखोगे इसका ये काफ़ी हाई वैल्यू पे ही है। अभी अगर अपन देखें तो जो 110 का पी है, बीच में अभी यहाँ पे जो 220 के पी के लगभग आसपास चला गया था, वो अर्निंग्स वगैरह के कारण यहाँ पे इतना बड़ा इंपैक्ट आता है। बट अभी भी अगर आप देखोगे पी के मामले में तो मैक्स हेल्थ केयर का 248 का पी है, फोर्टीज का 129 का है, मेट्रोपोलिस का 58-59, मतलब ओवरऑल जो डॉक्टर पैथलैब्स वगैरह की भी बात करें तो यहाँ पे इनका एक अच्छा खासा 100 के ऊपर का पी रहता ही है। बट अभी काफ़ी फेयरली वैल्यूड है, स्टॉक में ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट देखने को मिला है। इंपॉर्टेंट बात क्या हो रही है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात ये है कि ओवरऑल यहाँ पे अभी जो अदर सर्विसेज है अदर देन कोविड है ना, उसमें यहाँ पे एक अच्छी खासी डिमांड देखने को मिल सकती है। अभी लास्ट एक महीने से तो इसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे था। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी अपनी रिवर्स जर्नी स्टार्ट कर चुकी है। लास्ट 2-3 दिन से यहाँ पे स्टॉक में थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। 4900 का अभी हाई बनाया था, अब यहाँ पे 4750 के लगभग आ गया है। रेजिस्टेंस अभी भी इनके लिए यहाँ पे जो कंपनी ने जो ये सब थे अभी सारे अपने R3 के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको,
एक जो अच्छा खासा बाइंग जोन आपके लिए वो हो सकता है वो 4300 से 4500 के लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है। अपन वहीं पे बाय करेंगे, उससे पहले अभी बाय नहीं करेंगे एज ऑफ नाउ। अभी लोगों को मैं ये राय दूंगा, अगर आपने होल्ड कर रखा है तो पोजीशन एक बार आप प्रॉफिट बुक कर ले। जब 4500 के अंडर आता है तो आप उसको अच्छे खासे लेवल्स पे बाय कर सकते हैं। स्टैगर्ड बाइंग करेंगे, ज़्यादा अपने को यहाँ पे एक भाव पे एक सारे शेयर एक साथ नहीं लेने हैं। उसके अलावा टारगेट क्या हो सकते हैं, अभी टारगेट अपन ये देखें तो यहाँ पे जो स्टॉक है अभी करंट भाव से अपने को 5500 और 6000 रुपये तक के एक लेवल्स दिखा सकता है, बट ऑलरेडी एक यहाँ पे स्टॉक में रनअप देखने को मिल चुका है। तो अब यहाँ पे जो रनअप आएगा वो यहाँ पे बहुत डिसेंट आएगा, स्लोली ग्रोथ आएगी। ज़्यादा अभी एक बार इस गिरते हुए शेयर को अगर अपन इसको अवॉइड करें तो बेटर रहेगा। 4500 एक अच्छा लेवल है जहाँ पे अपन बाय कर सकते हैं, वो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो वहाँ पे अपन बाय करेंगे और उसके बाद अपन इसको अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। चलिए, तो ये था मेरा एनालिसिस ओवरऑल यहाँ पे अपोलो हेल्थ केयर पे और ओवरऑल हेल्थ इंडस्ट्री पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें सभी अपोलो हॉस्पिटल्स के शेयर होल्डर्स के साथ। थैंक यू सो मच।